भाई सभी भाइयों को राम राम। और आप ये जानना चाह रहे थे कि ये ईवीएम में स्कैम कैसे होता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो ईवीएम स्कैम है वो वोट डलने के बाद नहीं होता है, वो वोट डलने से पहले होता है। कुछ लोग जैसे ऐसे बोल देते हैं कि भाई ईवीएम हैक हो जाती है। नहीं, ईवीएम हैक नहीं होती है, उसमें ऐसी कोई चिप नहीं है कि वो हैक की जा सके। लेकिन उसमें एक चिप होती है जिसको प्रोग्राम किया जाता है। उसको प्रोग्राम किया जाता है कि वो चिप आप वो जो ईवीएम है वो आप कहाँ इस्तेमाल करने वाले हो। उसमें पहले नंबर पर कौन सा कैंडिडेट होगा, दूसरे नंबर पर कौन सा कैंडिडेट होगा, और अलग अलग नंबरों पर मतलब उस ईवीएम में पूरे बैलेट में कौन सा कैंडिडेट होगा, ये प्रोग्राम किया जाता है पहले। और फिर टोटल कब देना है ये भी प्रोग्राम किया जाता है। कोई भी मशीन है, छोटी हो या बड़ी हो, जिसको इंसान ने बनाया है उसको प्रोग्राम किया जा सकता है, और जैसे इंसान चाहे वैसे उसको अपने इशारे पर नचा सकता है, और इसलिए ईवीएम को भी अपने हिसाब से चला सकता है। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि अपने आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हो सकते हैं, किसी के भी विरोधी हो सकते हैं। लेकिन एक वक्त था जब मैं इन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ काम किया करता था और हम इलेक्शन मैनेज करते थे, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते थे, और जिनको आप पार्टी का सुप्रीमो बोलते हैं वो बैठ करके प्लान किया करते थे, और बड़े लेवल पर चर्चाएं होती थी कि देश के लोगों को, समाज के लोगों को कैसे मूर्ख बनाना है। मैं इसको एडमिट करता हूं कि हम उस खेल में शामिल रहे, लेकिन हमारा पर्पस था ये समझना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कैसे बेवकूफ बनाती है, कौन सी पार्टी कैसे खेल खेलती है, और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो उस पूरे खेल को समझना जरूरी था, और इसलिए हम इस पूरे के पूरे सिस्टम में घुसे थे। तो मैं आपको इसमें एक सच्चाई बता रहा हूं कि ये कैसे चलता है। आमतौर पे ये प्रोग्राम किया जाता है, और ये 2009 से पहले भी किया जाता रहा है, 2014 में भी किया गया था। जिसकी भी सरकार होती है, क्योंकि उसके पास कंट्रोल रहता है, तो उसको कहाँ पे ईवीएम स्टोर करनी है, कहाँ से उसको आगे लेकर के जाना है, किस तरह से डिलीवरी देनी है, कितनी ईवीएम कहाँ होंगी। सबसे पहले तो आपको एक बात का जवाब ढूंढना है कि पिछले चुनाव में, जो 2019 का जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के बाद एक हल्फनामा दायर किया था कोर्ट में, और एक आरटीआई के जवाब में एक बात बताई थी कि हमारी लगभग 20 लाख ईवीएम गायब हैं। तो वो ईवीएम 20 लाख थी कि 2 लाख थी, आई थिंक, आंकड़ा में अभी मिसिंग है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि लाखों की संख्या में ईवीएम गायब थी। अब वो ईवीएम गायब हुई तो कहां चली गई, उनके बारे में आज तक इलेक्शन कमीशन बता नहीं पाया है कि वो ईवीएम गायब होकर के कहां गई। तो क्या उसके बारे में किसी ने किसी से सवाल पूछा? आई डोंट थिंक सो कि किसी ने सवाल इस विषय में पूछा है। तो फिर अगर ईवीएम के विषय में सवाल नहीं पूछा गया तो इसका मतलब है कि ईवीएम कहीं से चले और दूसरी ईवीएम पहुंचे, ऐसी संभावना हो सकती है। चलिए फिर भी एक दूसरा स्टेप आगे बताता हूं मैं आपको कि ये किस तरह से 20 लाख ईवीएम थी शायद, मैं जहां तक समझ पाया। एक दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, और वो ये है कि 2009 में और 2014 में कैसे चुनाव कांग्रेस जब तो बता, अगर आपको साफ आ रही होगी आवाज, आई थिंक, तो मैं आपको 2009 का और 2014 का आंकड़ा बताता हूं कि वो कैसे हैक हुई थी।
लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे उस टाइम पर। लाल कृष्ण आडवाणी को जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, उस वक्त देश की जनता में कंफ्यूजन था कि हम किसको वोट करें। कांग्रेस से लोग परेशान थे, बहुत बुरी तरह से परेशान थे, और इसलिए चाहते थे कि वो किसी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करें। बट क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी एक स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं थे, लोगों के चहेते नहीं थे, लोगों का एक फेवरेट चेहरा नहीं थे, तो इसलिए उनके लिए कैंपेनिंग भी बीजेपी ने नहीं की थी। तो इसलिए क्या है कि वहाँ कंफ्यूजन में लोगों ने वोट किया। किसी ने कांग्रेस को वोट किया, किसी ने बीजेपी को किया, किसी ने क्षेत्रीय पार्टियों को किया, और ये वोटिंग जो है वो डिवाइड हो गई। और जब भी वोट्स डिवाइड होती हैं तो जो सत्ताधारी दल है उसकी हिसाब से प्रोग्राम की हुई ईवीएम्स उसके हिसाब का रिजल्ट देती हैं। रिजल्ट क्या होता है ये मैं आपको सारे के सारे चुनावों की बात बता देता हूं कि जो सत्ताधारी दल है वो हर बूथ पर लगभग 100 वोट का घपला करता है। कैसे करता है वो? और ये इतना बढ़िया घपला होता है कि किसी को मालूम भी नहीं पड़ता है। सबसे पहले इनके जो सत्ताधारी दल के जो लोग हैं वो अपने वर्कर्स को बोलेंगे कि सबसे पहले वोट आपने करनी है। सबसे पहले मतलब सुबह सुबह जाकर के 7 बजे 6 बजे लाइन में लग जाओ और सबसे पहले अपनी वोट भुगता दो, जिसने भी सत्ताधारी दल को वोट पड़नी होती है। जब वो सारी वोट पड़ जाती हैं तो सारी वोट पड़ने के बाद अब 500 के करीब का आंकड़ा कभी ना कभी दोपहर तक छू जाएगी वो मशीन। आमतौर पे हर बूथ पर लगभग 1000 वोट होती हैं, किसी पर 1200 भी हैं, किसी पर 800 भी हैं, लेकिन ये पक्का है कि 600 से ज्यादा है। जहां है ही 500 लोग, वोट ही 500 है, अगर किसी गांव में तो बात अलग है, अदरवाइज ये हो जाता है। तो 500 के बाद अगली 100 वोट सत्ताधारी दल को पड़नी तय है, और वो जो 100 वोट पड़ेंगी वो असल में उसकी दल की नहीं होती हैं, क्योंकि जो उस दल को पड़नी होती हैं सत्ताधारी को वो पहले ही पड़ चुकी हैं। अब किसी और दल की वोट, चूंकि वो अलग अलग दलों की वोट हैं, तो किसी की 20 कम होंगी, किसी की 30 कम होंगी, किसी की 40 कम होंगी, और जो जिसकी कम हुई है उसे पता नहीं चलेगा। ऐसे केसेस आपने पिछले कई चुनावों में देखे होंगे जहां खुद कैंडिडेट के परिवार के वोट भी कैंडिडेट को नहीं मिले। यानी उन्होंने बताया कि यार हम 17 लोग तो एक ही परिवार के थे, जो चुनाव लड़ रहा था उसका अपना वोट भी उसे नहीं मिला, 0 वोट उसको मिले, ये आपने देखा ही होगा। तो ये अगर वो 500 प्लस की रेंज में आएगा तो वो वोट उसे नहीं मिलेगा, ये तय है। किसी और पार्टी को नहीं मिलेगा, सिर्फ उसी पार्टी को मिलेगा जिसकी सरकार है। तो जो 2009 में जनता का कंफ्यूजन था उसकी वजह से यूपीए के, हालांकि यूपीए कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली थी, उसके बाद भी यूपीए की सरकार बनी, क्योंकि सारे के सारे दल जो हैं वो इकट्ठे होकर के वही जो हालात 2009 में बन रहे थे वही हालात आज 2024 में बन रहे हैं कि वोट जो डिवाइड हुई हैं उन डिवीजन की वजह से आज लगभग बराबर के लेवल पर दोनों के दोनों गठबंधन आ गए हैं। और अब जो ज्यादा पैसे लगा करके खरीद पाएगा, जो जितनी बढ़िया कॉम्प्रोमाइज करवा पाएगा या कर पाएगा, जितनी बढ़िया डील दे पाएंगे, जो लॉबिंग होगी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जहां से आदेश आएगा, देखिए ऊपर से आदेश आता है, ना नरेंद्र मोदी के बस की बात है, ना राहुल गांधी की बस की बात है, किसी की औकात नहीं है अपनी मर्जी से यहां सरकार बना ले। लॉबिंग की एजेंसी जहां जिसको कहेंगी उनको इशारा आ जाएगा। अभी सेंसेक्स में लगभग 50 लाख करोड़ रुपया आम पब्लिक का डूबा है। इसको आप समझिए कैसे होता है कि बाजार ये समझ रहा है कि अगर सरकार बीजेपी की नहीं आ रही है तो गौतम अडानी डूब रहा है और गौतम के पैसे डूब रहे हैं, और ऐसा करके बाजार धड़ाम से गिर गया। तो ये तो चलो दूसरी बात थी, लेकिन ईवीएम पे बात करते हैं। यही सीन 2014 में होना था, लेकिन कांग्रेस की खिलाफत के लिए हवा बनाने में अन्ना के नाम पर जो आंदोलन लड़ा केजरीवाल ने, जिसको असल में आरएसएस ने फंड किया था, जिसको स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन की तरफ से ये चला था,
वो सारा का सारा जो बीजेपी का बनाया हुआ खेल था, उसमें अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सरकार का झुंझुना पकड़ा दिया गया और उसके बाद उस जो कांग्रेस के खिलाफत से जो हवा बनी थी, उस हवा में अडानी का पैसा लगा करके सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर एक हफ्ता लगता है, मैं आपको बता रहा हूं। अभी भी अगर आप गौर करेंगे 2024 के चुनाव में, तो बीजेपी के खिलाफ हवा बनने में सारे न्यूज चैनल्स पर कुछ खबरें और एक हफ्ते का समय लगा है। एक हफ्ते में हवा इधर की उधर पलट गई, ये आपने अभी अभी देखा है। तो इसलिए इस खेल को आप थोड़ा सा नजर बनाए रखेंगे तो इजी रहता है। तो बीच बीच में हम आपको आकर के बताते रहते हैं, इसलिए आपको मालूम पड़ता रहेगा। अब जब वो हर बूथ पर 100 वोट की गड़बड़ हो गई है, तो आपके पास लगभग एक विधानसभा में 200 के करीब बूथ होते हैं। अगर 200 बूथ हम मानकर चलें तो 20,000 वोट प्रति विधानसभा आपकी गड़बड़ होना तय है। यानी कि अब मैं ये आपको विधानसभा का आंकड़ा दे रहा हूं कि विधानसभा में यदि आपको जीतना है तो आपको 20,000 से ज्यादा मार्जिन से जीतना पड़ेगा। यानी अगर आप 25,000 से जीत रहे हो असलियत में, तो ईवीएम की गड़बड़ की वजह से मात्र 5,000 की जीत बताई जाएगी। और यदि आप 15,000 वोटों से जीत रहे हो तो ईवीएम की गड़बड़ की वजह से आप 5,000 वोटों से हार जाओगे। और अगर आप नेक टू नेक फाइट में लगभग 20,000, 19,000 या 21,000 से जीत रहे हो तो 500 या 1,000 का ही डिफरेंस रहेगा। और यही कारण है कि इतनी खिलाफत होते हुए भी, बीजेपी के खिलाफ मैंडेट होते हुए भी, समाज का एक भी तबका नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं कर रहा था। केवल कुछ अंधभक्त और गधे किस्म के लोग थे जिनको इतनी भी अक्ल नहीं थी कि उनके बच्चों को बर्बाद करके, नशा दे करके, उनका सत्यानाश करके, मतलब कोई भी सरकार अगर देश का भला कैसे कर सकती है। सिर्फ उन लोगों ने इस पार्टी को सपोर्ट किया या जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें शामिल थे। मतलब किसी का ठेका शामिल था या कोई पद पे बैठा हुआ था या लालच में था, उनको छोड़ दीजिए आप। पूरा समाज इनकी खिलाफत कर रहा था और इसके बावजूद भी अगर ये फाइट में है तो इसका मतलब बहुत बड़ा खेला हुआ है। और इस वक्त भी जबकि सारे नतीजे आ जाने चाहिए थे, अभी खेल क्या चल रहा है, जहां सारे न्यूज चैनल्स 294 का आंकड़ा दिखा रहे हैं, आगे हैं, वहीं पर यह काम हो रहा है कि जहां पर बीजेपी आगे है वहां गिनतियां तेजी से चल करके नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। और जहां बीजेपी पीछे है वहां या तो मशीन खराब हो रही है, या बिजली चली गई है, या नेट खत चला गया है, या नेट स्लो हो गया है। यूपी में नेट स्लो कर दिया गया है। और जैसा दीपेंद्र की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले प्लान में किया गया था, जो खेल चला था, वही खेल इस टाइम पे पूरे के पूरे देश में उन सीटों पर चल रहा है जहां फाइट नेक टू नेक है। तो जो मैंने आपको विधानसभा का एक विधानसभा का आंकड़ा दिया था, उसको आप लोकसभा में मल्टीप्लाई कर लीजिए। वहां फिर हर बूथ पर 100 की बजाय आप 50 वोटों से भी आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। अब चूंकि जो सत्ताधारी दल है उसका जो नारा था वो 400 पार का था, तो देश के जो लोग हैं वो ये सोच करके खुश हो रहे हैं कि इनकी 400 पार नहीं हुई है। हालात कैसी है, कितनी कमाल की है देखिए। ना बीजेपी हंस रही है, ना रो रही है, ना कांग्रेस रो रही है, ना हंस रही है। और दोनों को ऐसा लग रहा है और देश को भी ऐसा लग रहा है कि ईवीएम भी ठीक है और आंकड़े भी सही हैं और ये लोग खेला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होते हुए, सिटिंग पार्लियामेंट का मेंबर होते हुए वाराणसी से लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत पाया है नरेंद्र मोदी। इससे आप उसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। कोई लोकप्रियता नहीं है, उल्टा इतना बड़ा खेला होने के बाद की बात मैं आपको कह रहा हूं। मतलब जब आप विश्व गुरु बनने की और पूरी दुनिया का लीडर होने का नाटक करते हो और उस वक्त अगर आप मात्र 1.5 लाख वोटों से जीतते हो, तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कोई लोकप्रियता नहीं है, कोई सरकार की क्रेडिबिलिटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, सभी दल अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। यहाँ कोई भी जीते कोई भी हारे, जनता का हारना तय है और जनता हार रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जीत रहा है। किसी की भी सरकार आए, ना आपका पटवारी बदल रहा है, ना आपका पुलिस बदल रही है, ना पुलिस का काम करने का तरीका बदल रहा है, ना आपको लठ लगने बंद होंगे, ना आपकी सुनी जाएगी, आपकी शिकायतों पर नहीं होगा। सीसीटीवी कैमरा पक्का लगाने हैं, डिजिटल चालान पक्का कटने हैं। आपकी जमीनें ऑलरेडी आपकी छीनी जा चुकी हैं। आपके बच्चों को डिजिटल पढ़ाई देने का प्लान है। आपकी करेंसी को छीन करके सीबीडीसी लाने का प्लान चल ही रहा है।
तो आप सबको ये मालूम पड़ना चाहिए कि चाहे जिसकी भी सरकार आए, जनता हार रही है। तो किसान अपना बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर। किसी की भी सरकार आए, देखते हैं क्या होता है। नीतीश कुमार, जहां तक मैं समझता हूं, नीतीश भी आएगा। और ये जो इसमें था, उड़ीसा का जो था मुख्यमंत्री, वो भी इधर ही आएगा। वहां भी बीजेपी हार रही थी। और इस तरह से चांसेस ये बन रहे हैं कि गठबंधन जो एनडीए है वो हार करके और इंडिया गठबंधन की सरकार बने। चाहे जिसकी भी बने, मैं इतनी तो बता ही रहा हूं कि आपको कि जनता तो हार ही रही है। तो आप सब लोग इस पे थोड़ा सा नजर बनाए रखें, कौन कैसा मंत्री बनेगा। देखिए, नितिन गडकरी को बहुत बड़ा एक मतलब पद मिल सकता है। कारण क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जो ड्राइवरलेस ट्रक चलाने हैं और जो अफगानिस्तान से नशे का तस्करी करना है बाई रोड, और जो आपके यहाँ पर बड़े बड़े ट्रालों में जो भेजना है जो सारा सामान, तो रेलवे मिनिस्ट्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, ये दो मिनिस्ट्री का बड़ा अहम रोल होने वाला है भविष्य में। एनर्जी भी बड़ा खेल खेलेगा, क्योंकि ऊर्जा को पूरी तरह से अडानी को सौंपने का योजना चल रही है। रिटेल को पूरी तरह से अंबानी को सौंपा जाएगा। और जो कंस्ट्रक्शन है रोडों का, ये किस तरह से बढ़ेगा, कौन आदमी इसमें लॉबिंग कर पाएगा और कैसे आगे बढ़ा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। एक दो दिन में सब स्पष्ट हो जाएगा और आपको हम बताते जाएंगे। हमारा काम एक ही है, सरकार बीजेपी की बने या कांग्रेस की बने। कुछ लोग पूछते थे आप किसकी तरफ थे, मैंने आपको बताया था कि हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ नहीं, हम देश की जनता की तरफ हैं। और देश की जनता की डिमांड ये है कि अभी सरकार किसी की भी बने, उसी को गरियाना और उसी को लतियाना चालू करना है। तो हम लोग अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी। हरियाणा में हम लोग साइकिल यात्रा शुरू करेंगे और गांव को बताएंगे। हमारे जो मुद्दे हैं, संभावित मुद्दे, वो ये हैं कि अगर किसी को वैक्सीन का साइड इफेक्ट हुआ है तो वो अपनी बताए, किसी के बड़े चालान कटे हैं वो बताए, किसी का बिजली का काम पेंडिंग है वो बताए, किसी को अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है वो बताए, कि गांव की जो जमीन है, जो सामूहिक जमीन है, वो वापस गांव को मिले। पानी का जो कंट्रोल है वो सरकार के पास जाकर के वो गांव के पास वापस आए। जल जंगल जमीन और जानवर वापस गांव के पास आए। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इनमें से पूंजीवाद का खात्मा कैसे किया जाए और गांव के अंदर ग्राम स्वराज को कैसे मजबूत किया जाए, ग्राम सभा को कैसे मजबूत किया जाए, इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर लंबी चर्चा करने के लिए एक एक गांव में जाकर लोगों को समझाने की योजना है। देखते हैं कहां तक हम कर पाएंगे, लोग कितना साथ दे पाएंगे। हमारे पास बाहुबल भी नहीं है, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमारे पास हिम्मत, हौसला और समझ है। उसी के सहारे हम 2.5 साल तक सरवाइव कर गए और उसी के सहारे आगे चलने वाले हैं। हमको जो डंडे पड़े थे और गैर कानूनी तरीके से हमको जेल में भेजा गया था हमारे साथियों को, ये मुद्दा भी हम अपना उठाने वाले हैं। और हर पॉलिटिकल पार्टी के उस आदमी से जवाब मांगा जाएगा जो लॉकडाउन के दौरान चुप था और जिसने सवाल नहीं खड़े किए और जिसकी वजह से लोगों का धंधा चौपट हुआ। अगर वैक्सीन के साइड इफेक्ट से किसी की डेथ हुई है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और जिम्मेदार आदमी को क्या सजा मिलनी चाहिए और उसके लिए कितना मुआवजा और कौन देगा, इन सब सवालों के जवाब लेने के लिए हम आपके बीच आएंगे और इस यात्रा में चलेंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग साथ देंगे। मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। बाकी सब चैनलों के ऊपर आपको कबाड़ मिलेगा, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, विश्लेषण इस तरह से नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग आगे बढ़िए और जो भी तमगा, टाइटल भाई, टाइटल होता है इसका मतलब, तो आप सभी लोग मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए बात को। हम फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए शब्बा खैर। कल हम सुबह 10 बजे, या कल इन द सेंस आज अगर 4 तारीख है तो कल 5 तारीख को सुबह 10 बजे हम लोग भिवानी पहुंच रहे हैं। उसके बाद शाम को हम लोग बठिंडा में होएंगे और बठिंडा के बाद फिर हम किसान आंदोलन में होएंगे और फिर इस तरह से ये यात्रा कॉन्टिन्यूसली जारी रहेगी। जल्दी ही कैथल में हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यात्रा से पहले करने की योजना बना रहे हैं। तो आप सब लोग अगर दूर दूर से हैं तो कैथल वाली ट्रेनिंग में अगर 500-700 लोग आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैक्सिमम लोग उसी में आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फिर अगली ट्रेनिंग हम यात्रा के बाद करने की योजना बना रहे हैं। तो जनता सरकार मोर्चा के साथियों से कनेक्ट होते रहिए, अपने अपने जिले में जो लोग हैं उनसे मिलिए, फेसबुक पर जो पेजेस हैं उन पे मिलिए, निडर इंडिया चैनल है यूट्यूब का, उसको सब्सक्राइब करके और लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए और जुड़े रहने के लिए। और ईवीएम में वाकई में घोटाला है। ईवीएम स्कैम अगर नहीं होता तो ये लोग 50 भी टपने वाले नहीं थे। इनको जूते पड़ रहे थे, इनके गांव में कोई घुसने नहीं दे रहा था, इनसे बात कोई नहीं कर रहा था और इनके पास कोई योजना नहीं थी। सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री के पास हिंदू मुसलमान का गोबर गंद मतलब उछालने के अलावा कोई योजना नहीं थी। और आपने इनके सपोर्टरों को देखा ही होगा, ये भी कबाड़ ही कर रहे थे। और उल्टा राहुल गांधी तो हर घर में 1 लाख रुपया देने की बात कह रहा है, बल्कि औरतों को देने की बात कर रहा है। घर तोड़ने में बहुत अच्छा योगदान रहेगा इस योजना का, महालक्ष्मी योजना का। और बाकी मैं आपको इसके धीरे धीरे, अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो उनकी योजनाओं की पोल खोलेंगे, और अगर बीजेपी की बनती है तो उनकी खोलेंगे। असल में योजनाएं इनकी है ही नहीं है, योजनाएं ऊपर से आती हैं और ऊपर बैठा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के गुलामों की सरकार आपको मुबारक हो। आप जिसके भी सपोर्टर हैं, आप सपोर्टर ना रहेंगे, जब आप अपने लिए सवाल उठाना शुरू करेंगे, आपके बच्चों के लिए सवाल उठाएंगे, तो मुझे लगता है वो सबसे बेहतर रहेगा। उसी दिन की कामना में और उसी दिन के लाने के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। आप भी दौड़िए, आप भी जागिए, जगाइए और लोगों को अपने साथ जोड़िए और अपने समाज का दोबारा से निर्माण कीजिए। व्यवस्था परिवर्तन के इस अभियान में आप हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।